हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी हैं अल्कोहलिज्म की। अब हम बात करेंगे जो अल्कोहलिज्म है या मद्यपान है उसके क्या कारण है हो सकते हैं। तो जो मैंने आपको मटेरियल दिया था उसी को हम रेफ़र कर रहे हैं। जो मैंने एडिशनल मटेरियल आपको पिछले वीडियो में कहीं रेफ़र किया था तो उसकी मैं पिक्स डाल दूँगी इसमें। और एक और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स आकर थोड़ा मटेरियल ले गए थे तो वो स्टूडेंट्स उस मटेरियल की पिक्चर्स जो हैं वो डाल दें व्हाट्सएप पे, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी वो मटेरियल मिल जाए जो नहीं आए थे। तो ये मैंने पहले भी कहा था, अभी मैं फिर कहूँगी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी डाल दें और हिंदी वाले भी, जो भी आपके पास मैटर है जो आप कॉलेज से लेकर गए थे उसकी पिक्स जो हैं वो डाल दें ग्रुप में, ताकि और लोगों को भी उसका फ़ायदा मिल जाए। तो कॉजेज़ ऑफ अल्कोहलिज़्म या मद्यपान के हम कारणों की अगर हम बात करें तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं और किसी एक कारण को इसके लिए उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि जो अल्कोहलिज़्म है इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल कारण हैं, कई बायोलॉजिकल कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं या सांस्कृतिक कारण हैं। और इन सब चीज़ों का जब आपस में अंतःक्रिया होती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है ये उत्पन्न हो सकता है। तो जो कॉमन कारण हैं जो देखे जाते हैं इसकी उत्पत्ति में, उनकी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैविक कारक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जैविक कारक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स वो होते हैं जो शरीर संबंधी कारण होते हैं, जो इसके उत्पन्न होने में और फिर इसके बने रहने में सहयोग करते हैं। तो जो बहुत अधिक समय तक मद्यपान करते हैं, तो अगर वो व्यक्ति मान लो मद्यपान करना या अल्कोहल लेना बंद कर देता है तो उस व्यक्ति के अंदर जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स या प्रत्यागमन के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि उसमें काफ़ी कमज़ोरी दिखाई देती है, पसीना आना, उल्टी होना, कई तरह के भ्रम या विभ्रम होना, फिर बुखार आ जाना, शरीर अकड़ जाना इत्यादि। इस तरीके के फ़िज़िकल जो सिम्पटम्स हैं उसमें दिखाई देते हैं व्यक्ति में, जो काफ़ी समय मद्यपान करने के बाद जो है वो बंद करने की कोशिश करता है उसको। और वो इसलिए लक्षण ये उत्पन्न होते हैं क्योंकि जो व्यक्ति है जो इसका इतना आदी हो चुका है उसके शरीर की कोशिकाओं की जो फंक्शनिंग है, मेटाबॉलिज़्म है, वो यूज़्ड टू हो जाता है अल्कोहल का। यानी कि उसका शरीर जो है अपने कार्यों के लिए अल्कोहल का अभ्यस्त हो जाता है। तो अगर अल्कोहल नहीं मिलता है शरीर को तो फिर वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिलती हैं। तो अल्कोहल के प्रति दैहिक आश्रितता के कारण विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं और इसके कारण व्यक्ति जो है वो चाह कर भी इसे नहीं छोड़ सकता। तो ये भी अल्कोहलिज्म के कंटिन्यू होने का कारण है कि अल्कोहल जो है व्यक्ति क्यों लेता ही रहता है और छोड़ नहीं पाता। दूसरा ये देखने में आता है कि ये अल्कोहलिज्म की या मद्यपान पीने की जो आदत है, मद्यपान की जो आदत है, उन लोगों को, उन व्यक्तियों को ज़्यादा पड़ती है जिनके परिवारों में पहले से ही मद्यपान चला आ रहा है या जिनके पिता या कोई और बड़े पहले से मद्यपान करते आ रहे हैं। और स्टडीज़ ऐसी कंडक्ट हुई हैं जिनमें ये पाया गया कि 40% जो पिता थे वो लोग भी मद्यपान के आदी थे। ऐसे लोगों के जो फादर्स थे जो मद्यपान करते थे, उनमें पाया गया कि उन 40% केसेस में उनके फादर भी इसके अल्कोहल लेने के आदी थे। और स्टडीज़ भी की गई ऐसा देखने के लिए कि क्या ये बात जो है वो सही बैठती है। तो बच्चे जिनके पिता अल्कोहल लेते थे, जब उन्हें उन परिवारों में पाला गया जहाँ अल्कोहल नहीं लेते थे पेरेंट्स, तो ये देखा गया कि फिर भी उन बच्चों में अल्कोहलिज्म की आदत डेवलप हुई आगे चलकर, एज़ कम्पेयर टू दोज जो लोग जिनके पेरेंट्स जो है, जिनके फादर जो है वो अल्कोहल नहीं पीते थे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें आनुवंशिकता का रोल भी है, जिसकी वजह से उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर परिवारों में ऑलरेडी ये अल्कोहल
की आदत होती है, खासकर जैसे पिता हैं या और कोई मेंबर्स हैं जिनमें अल्कोहल की आदत है। तो ये कहीं ना कहीं आनुवंशिकता भी इसमें रिस्पॉन्सिबल पाई जाती है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ये भी देखा जाता है कि सिर्फ व्यक्ति जो है वो दैहिक रूप से ही आश्रित नहीं हो जाता, जैसे हमने पहले बात की कि विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं अगर वो नहीं पिए अल्कोहल, बल्कि अल्कोहल पर मनोवैज्ञानिक रूप से भी आश्रित हो जाता है। और इसका जो सीधा सीधा संबंध है वो एडजस्टमेंट से होता है। जो व्यक्ति अधिक मद्यपान करता है उसका जीवन जो है वो उसका समायोजन जो है जीवन से वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। और फिर जो है व्यक्ति जो है वो और अधिक अल्कोहल जो है वो पीना शुरू कर देता है, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वो हैंडल नहीं कर पाता। इसके प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक कारक हैं वो विभिन्न ये नीचे हैं। मनोवैज्ञानिक मेधता, जिसको साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी बोलेंगे। मद्यपान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो देखा जाता है कि कुछ एक उनमें ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से वो मद्यपान की तरफ ज़्यादा आकृष्ट होते हैं। जैसे वो संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं, बहुत मैच्योर नहीं होते इमोशनल रूप से। मद्यपान करने वाले व्यक्ति चाहते हैं कि समाज के लोग उनकी प्रशंसा करें। मद्यपान करने वाले व्यक्तियों में ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति में असफलता के कारण हीनता की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनमें कुंठा के प्रति सहनशीलता भी निम्न स्तर की होती है। ये अपने आप को अनुपयुक्त भी अनुभव करते हैं। तो अर्थात मद्यपान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं, चाहते हैं समाज में उनकी प्रशंसा हो, दूसरों की अप्रूवल वो हर टाइम लेना चाहते हैं। और ये भी देखा गया है कि उनमें हीनता की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन के प्रति भी कोई उनकी कभी कोई असफलता हो जाए कहीं जीवन में किसी भी काम में, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं और इसकी वजह से वो मद्यपान का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। और अपने आप को ऐसे लोग जो हैं, क्योंकि हिंसा की भावना होती है, अपने आप को कम आंकते हैं, तो अनुपयुक्त भी अनुभव करते हैं। वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो और लोगों से कम सक्षम हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। कुछ लोग जो है अपने व्यक्तित्व, अपने पुरुषत्व और उसकी उपयुक्तता की भावना को स्थापित और स्थिर रखने के लिए मद्यपान करते हैं, कि अपने आप को मर्द दिखाने के लिए कि हम बहुत, जैसे है ना हमारे समाज में खासकर ये बहुत ज़्यादा धारणा है कि पुरुषत्व का मतलब होता है जितना ज़्यादा वो उग्र होगा, जितना ज़्यादा वो इस तरीके के काम करेगा, आक्रामक होगा, मदिरा का सेवन करेगा, तो उतना ज़्यादा उसमें पुरुषत्व की मात्रा होगी। तो इस तरह की वजह से भी, और अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए, उपयुक्तता की भावना को स्थापित और स्थिर करने के लिए भी मद्यपान करते हैं लोग। कि हम अपने आप को जिसको कहें कि हम बहुत अपनी क्षमताओं को प्रकट करने के लिए भी वो सोचते हैं कि मद्यपान करने से उनकी क्षमताएं जो है बढ़ जाती हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको अपने शराब पीने पे नियंत्रण नहीं होता है। देन ये भी देखा गया है कि समाज विरोधी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी मद्यपान करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका व्यक्तित्व या जिनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है जो एंटी सोशल होती है, यानी कि उसमें उनमें कुछ एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से वो समाज विरोधी काम करते हैं, यानी कि नियमों को ना मानना और जो भी समाज में चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं हैं, गलत हैं, अनैतिक हैं, उनको करना। ये भी देखा गया है कि जो लोग मैल एडजस्टेड होते हैं, जिनकी अपने जीवन के प्रति संतुलन ठीक नहीं होता, कुसमायोजित होते हैं, एडजस्टमेंट ठीक नहीं होती विभिन्न क्षेत्रों में जीवन के, वो लोग भी मद्यपान की तरफ ज़्यादा जाते हैं, आकृष्ट होते हैं। देन स्ट्रेस का होना, सहनशीलता का कम होना, जीवन में प्रतिबल का होना, और साथ में सहनशीलता का कम होना, ऋणात्मक आत्म प्रतिमा या अपने बारे में नेगेटिव धारणा होना, नेगेटिव सेल्फ इमेज होना, इत्यादि जो भावनाएं हैं वो भी मद्यपान की ओर
ले जाती हैं व्यक्ति को। व्यक्ति जो है वो मनोरचनाओं का, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो मद्यपान की तरफ ज़्यादा आकृष्ट होते हैं या जिनमें मनोवैज्ञानिक रूप से जो ज़्यादा इंक्लिनेशन होती है, वल्नरेबल होते हैं जो अल्कोहल के लिए, उनमें मनोरचनाओं का अतिरंजित प्रयोग, बहुत ज़्यादा वो मनोरचनाओं का प्रयोग करते हैं। मनोरचनाएं होती हैं एक तरह के जिनको डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं, मतलब कि वो अपनी असफलताओं के लिए, अपने गलत व्यवहार के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराना, खुद ज़िम्मेदारी नहीं लेना, उनसे बचना, ज़िम्मेदारी से किसी भी तरीके का उत्तरदायित्व नहीं लेना, दूसरों को बुरा भला कहना उसकी जगह, अपनी कमज़ोरियाँ देखने के बजाय, या अपनी किसी भी गलत व्यवहार को या सफलताओं को सही ठहराना, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके के जो मनोरचनाएं होती हैं उनका बहुत ज़्यादा वो प्रयोग करता है व्यक्ति, मतलब हर चीज़ के लिए वो दूसरों पे ब्लेम डालता है और उत्तरदायित्व का भी उसमें अभाव पाया जाता है। तो ये कुछ एक कारण हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से उसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो शराब के प्रति उसकी जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा होता है। सेकंड साइकोलॉजिकल फैक्टर है, एक तो ये हो गया साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी इज़ द फर्स्ट फैक्टर। दैन सेकंड इज़ स्ट्रेस, टेंशन एंड रीइंफोर्समेंट, यानी कि प्रतिबल और तनाव में कमी तथा प्रबलन। जो ये मद्यपान करने वाले व्यक्ति होते हैं इनमें प्रतिबल के प्रति या स्ट्रेस के प्रति जो सहनशीलता होती है बहुत कम होती है। मतलब जीवन में स्ट्रेस तो होता ही है सभी के, लेकिन इन लोगों में सहनशीलता बहुत कम होती। थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ तो ये मद्यपान की तरफ उसका सहारा ले लेते हैं और इसको सहन करने के योग्य ही नहीं होता। इनका जो मेंटल मेकअप होता है वो इस तरीके से होता है कि वो प्रतिबल और तनाव को सहन नहीं कर पाते हैं, बल्कि ऐसी परिस्थितियों का सामना भी ये करने के इच्छुक नहीं होते, उसको अवॉइड करते हैं ऐसी परिस्थितियों को। और इनकी जो चिंता होती है वो मद्यपान के द्वारा ही कम होती है, यानी कि जब भी वो तनाव में होते हैं, किसी तरीके के कठिन परिस्थिति कोई सामने आती है तो वो मद्यपान का सहारा लेते हैं, उसके द्वारा ही अपनी चिंता को कम करते हैं, ना कि उसका सामना, उस सिचुएशन का सामना करने के बजाय ये मद्यपान को एक इजी रास्ता बना लेते हैं अपने चिंताओं को दूर करने का। और इसकी वजह से उनमें जो असुखद भावनाएं होती हैं या वो उसका जो अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट होता है स्ट्रेस का, वो उनमें वो कम हो जाती है। देन ये थे दोनों मनोवैज्ञानिक कारक जो पाया गया है कि महत्वपूर्ण है मद्यपान के होने में या अल्कोहलिज्म के होने में। तीसरा है दोषपूर्ण पैतृक प्रतिमान, यानी कि फॉल्टी पेरेंटल मॉडल। मद्यपान करने वाला जो व्यक्ति होता है वो उसके आगे कई ऐसे मॉडल्स होते हैं, खासकर जो पेरेंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। लाइक मद्यपान करने वाला व्यक्ति जो है, अगर उसका पिता जो है वो मद्यपान करता है, बचपन में उसने देखा है अपने पिता को मद्यपान करते हुए, तो ये उसके लिए एक दोषपूर्ण रोल मॉडल बन जाता है, यानी कि वो गलत रोल मॉडल हो जाता है और बालक को सामाजिक मूल्यों को सीखने में कठिनाई होती है, क्योंकि पिता जो है खुद ही सामाजिक मूल्यों को ठीक से नहीं पालन कर रहा है, तो खुद भी वो मद्यपान का सेवन कर रहा है, तो आगे बच्चा भी उसको सीख लेता है और वो अपने पिता के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं, वो यानी कि जो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो फिर वो भी उसी तरह से मद्यपान की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पेरेंट्स जो हैं वो मद्यपान का सेवन करते हैं, वहाँ बच्चा उनको देख कर अनुकरण करता है और धीरे धीरे वो उसमें भी मद्यपान के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है और फिर वो भी उसको करने लग जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है। तो देन ये तीन तो थे मनोवैज्ञानिक कारक। अब है सामाजिक सांस्कृतिक कारक।
सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य भी कई बार देखा है कि मद्यपान को बढ़ावा देते हैं। कई समाज ऐसे होते हैं जहाँ मद्यपान को बुरा नहीं माना जाता, तो उस समाज के जो व्यक्ति होते हैं मद्यपान की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं, ज़्यादा झुकाव उनका होता है। और वहाँ पर लोग जो है अपने परिवार के बड़े बूढ़ों को मद्यपान करते देखते हैं, तो उनमें भी इस तरीके का आकर्षण मद्यपान के लिए या अल्कोहल के लिए पैदा हो जाता है। अब किसी संस्कृति में मद्यपान जो है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, ये डिफरेंट बातों पे निर्भर करता है। जैसे कि उस संस्कृति द्वारा कितना प्रेशर किया जाता है लोगों को। कई संस्कृतियां हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होती हैं अपने समाज में रहने वाले लोगों के लिए, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसी जगहों पे मद्यपान का जो सेवन है वो ज़्यादा होगा। एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती है लोगों से, तो उन जगहों पर ज़्यादा लोग जो है मद्यपान की तरफ अपना स्ट्रेस, तनाव को दूर करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए करेंगे। देन क्या क्या किस तरह की अभिवृत्तियाँ हैं, किस तरह की किसी संस्कृति में मद्यपान के प्रति क्या अभिवृत्तियाँ हैं। अगर बढ़ावा होगा संस्कृति में, उसको पॉजिटिव माना जाएगा, तो बहुत सारे लोग मद्यपान को अपनाएंगे। और तीसरा है कि तनाव और चिंता से मुक्ति के लिए संस्कृति में क्या क्या साधन उपलब्ध हैं। कोई ऐसे ट्रेडिशनल साधन हैं जिससे तनाव या चिंता से मुक्ति पाने में सहायता मिलती, सहयोग मिलता है, जहाँ पे लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, शेयर करते हैं। फिर कोई फोक म्यूज़िक है, फोक ड्रामा है, आर्ट है, या और विभिन्न नृत्य है ना, सिंगिंग है, फोक सिंगिंग। तो उस तरह की चीज़ें कितनी उपलब्ध हैं। अगर उस तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं तो लोग जो हैं तनाव को कम करने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे, और नहीं तो मदिरा या मद्यपान की ओर ज़्यादा उनके अग्रसर होने की संभावना रहती है। दूसरा है कि जैसे हम बढ़ावे की बात करें कि कई संस्कृतियां हैं जहाँ पे ये ओपन कल्चर है कि वहाँ पर सब लोग मिलजुल के इसका सेवन कर रहे हैं मद्यपान का। आप जानते हैं बहुत सारे एरियाज़ हिमाचल में भी होंगे जहाँ ये चीज़ें घर में बनाई जाती हैं, शराब घर में बनाई जाती है और फिर सारे लोग वहाँ मिलजुल कर इसका सेवन करते हैं। ऐसे ही कई और भी बहुत सारे कल्चर हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ पे इन चीज़ों को के सेवन को बुरा नहीं माना जाता। तो फिर वहाँ पर भी इन चीज़ों के प्रति आकर्षण जो है लोगों का बढ़ता है, और ऐसी संस्कृति में पले बढ़े लोग जो हैं वो मदिरापान या फिर धीरे धीरे अल्कोहलिज्म की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो ये कुछ एक जनरल कारक हैं इसके लिए मद्यपान के होने में। इसके अलावा कुछ एक कारक आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं और इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इजीली आपको मिल जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज़ फॉर अल्कोहलिज्म, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अल्कोहलिज्म वाला जो टॉपिक है वो यहाँ समाप्त हो जाता है, और आपको हाउस एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक को अच्छे से करना है। इसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमने बात की अल्कोहलिज्म क्या होता है, अल्कोहलिज्म के डिफरेंट लक्षण क्या होते हैं, और उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं, अवस्थाएं क्या होती हैं, और उसके डिफरेंट कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। हाउस एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल आपने इतना प्रिपेयर करना है, बाकी की बातें हम फिर बाद में और डिस्कस करेंगे। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, और थोड़ा आप नेट से भी कंसल्ट करें इन टॉपिक्स को जो हमने बात की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल अदरवाइज़ आपको नहीं हो पाएगा बुक्स से। तो see you in another वीडियो, बट फॉर एग्ज़ाम्स, हाउस एग्ज़ाम्स इतना आप कर लेंगे तो ये सफिशेंट रहेगा। थैंक यू। और अपनी अटेंडेंस जो है यहाँ डाल दिया करें कमेंट बॉक्स में। और मैं देख रही हूँ कि कम स्टूडेंट्स जो हैं इनको देख रहे हैं लेक्चर्स को। मुझे नहीं मालूम ये क्या वजह है, तो आप इसके लिए ख़ुद ही ज़िम्मेदार होंगे। फिर मैं आई एम ट्राइंग टू do my bit, you have also to do your bit.